Hello, dear students. I am धनंजय कुमार from सक्सेस मैथ गुरु टेक। अभी देख रहे हैं कि सभी ट्यूशन कोचिंग अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद चल रहा है। अभी तो सरकार घोषणा किया है कि 18 तक बंद चलेगा। अभी कोई सूचना नहीं है कि 18 के बाद खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो सोचे हैं कि अभी जो भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा है, किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहा है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। अब उसका तो पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। वो तो रुकेगा नहीं, पिछले बार भी समय पर ही ले लिया था। इसलिए हम सोचे हैं कि जो भी स्टूडेंट जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए एक खास टॉपिक है जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि द्विघातीय समीकरण क्या होता है। तो नाम से लग रहा है द्वि मतलब दो, और घातीय मतलब दो घात वाला। देखिए हम लोग समीकरण तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि x + 3 = 0। इसमें चर कितना है? एक चर है, और चर का नाम क्या है? x है। तो इसमें एक चर वाला समीकरण है, लेकिन एक घातीय है। क्या है? एक घातीय। इसमें एक छुपा रहता है, ठीक। और जब आपके पास घात 2 आ गया और तब ये कुछ भी रहेगा, तब ये द्विघातीय समीकरण है। हमें क्या देखना है कि इसका घात 2 होना चाहिए, तो द्विघातीय समीकरण हम कह सकते हैं। यदि घात 2 नहीं रहे, 3, 4 कुछ भी रहे, तो क्या बोलेंगे? उसको द्विघातीय नहीं बोलेंगे, दूसरा नाम उसका आ जाएगा। जैसे एक घात रहेगा एक घातीय, 3 घात रहेगा 3 घातीय, 4 रहेगा चतुर्थ घातीय। तो हमें बस एक के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है द्विघातीय। चलिए, तो द्विघातीय का मतलब क्या हुआ? दो घात वाला समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, किस रूप में रहता है। तो हम जानते हैं द्विघातीय समीकरण का मेन रूप जो ax² + bx + c = 0 के रूप में रहता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ax² + bx + c = 0। मतलब क्या है कि उसमें चर एक होना चाहिए। चर कितना होना चाहिए? एक चर। जैसे कि x है, सब में एक चर। उसके बाद जो a b c होता है उसके जगह पे कोई भी अचर पद रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ कुछ भी रहेगा, 5 रहेगा। a b c के जगह कोई क्या रहेगा? अंक रहेगा। और उसके बाद ये रूप होता है। ये किसका होता है? द्विघातीय समीकरण का। जैसे कि देखिए 3x² - 5x + 6 = 0। तो जाहिर सी बात है कि आप जब इसका मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में ये रहता है, ये जान गए हैं, तो आप बोलिएगा a = 3, फिर b = -5। देखिएगा a जैसे कि x² यहाँ है, ऊपर नीचे भी x², उसके सामने कितना है? 3। तो पता चल गया कि a = 3, और b जो आपका है उसके सामने नीचे है -5। तो b का मान कितना हुआ? -5। और c के सामने नीचे कितना है? 6। तो अब हम लोग क्या पहचानेंगे कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहचानेंगे कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, और c का मान कितना होगा। इसीलिए क्या करेंगे, अब तो बता सकते हैं a = 3 और b = -5 और c = 6। ये जान गए। अब ये भी जानेंगे कि आखिर में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा को बताए कि द्विघातीय समीकरण कौन कौन समीकरण है कि नहीं चेक। जैसे कि आपसे दे देगा x + 1 × x² + 1, एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा x² - x का पावर -3, x + x का पावर -2, ये दे देता है। बराबर इसमें 0 देता है, यहाँ भी 0 देता है। तो यहाँ दिमाग पे रखना है कि कभी भी घात आपका माइनस में नहीं हो। ये द्विघात समीकरण घात 2 है, लेकिन क्या है? ऋणात्मक है, तो ये कभी नहीं होगा, ये भी कट। उसके बाद ये द्विघातीय समीकरण का रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, केवल घात है 2। यहाँ जब गुना करेंगे तब फाइनल आएगा। तो इसमें गुना करेंगे x में x² में, तो x³ तो आ गया। अब तो घात 3 आ गया, तो कैसे इसको बोलेंगे?
आगे और गुना करेंगे तो अन्य टर्म आएगा, दूसरा कोई पद आएगा, लेकिन पहले दिखाई दे कि एक से गुना के एक स्क्वायर में तो एक्स क्यूब हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये माइनस तो ये भी नहीं होगा। तो जब आपका घात भी 2 आए और माइनस भी नहीं रहे, जैसे एक स्क्वायर 8x माइनस 7 ये है, इसमें x का घात भी 2 है, इसके बाद इसमें x 8x के रूप में है, माइनस लास्ट में 7 है, मतलब ये क्या है, घात भी 2 है और एक चर भी है। जब 2 चर होगा तो द्विघात में तभी नहीं कहलाएगा। अब देखिएगा जैसे कि एक स्क्वायर माइनस में 2√x माइनस 7, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका रूट में x है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या पहचाने, द्विघातीय समीकरण कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसका मानक रूप क्या होता है, अब उसका सीखेंगे हम लोग। इसका मूल की प्रकृति, जैसे कि द्विघात समीकरण में जो उसका हल आता है उसको मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको मूल बोलते हैं। आइए, तो आखिर में इसमें कितना मूल होता है, 2 मूल होते हैं। तो द्विघातीय समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 मूल या हल होते हैं। मतलब क्या है कि द्विघातीय समीकरण जब कोई सोल्व करेगा तो उसका आंसर 2 आएगा, मतलब x का मान 2 आएगा, चाहे वह दोनों सेम हो चाहे दोनों अलग अलग हो। ये जान गए कि द्विघातीय समीकरण के कितने मूल या हल होते हैं, 2। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि कोई भी समीकरण में पावर के अनुसार उसका हल आता है। द्विघातीय समीकरण है तो जब आपका 2 गो मूल आएगा, त्रिघातीय है तो 3 गो आएगा, एक घातीय है तो 1 गो आएगा। चलिए अब अगला पॉइंट क्या समझेंगे कि द्विघातीय समीकरण के मूल जो आएगा उसका कैसा नेचर रहेगा, कैसा कैरेक्टर रहेगा, कैसा प्रकृति रहेगा। तो देखिएगा, द्विघातीय समीकरण के मूल की प्रकृति कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको ऑलरेडी जो है ना, ये इसका मानक रूप में समीकरण रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले d निकालेंगे। अच्छा, d क्या है देखिएगा, तो d से ही कंपेयर हो जाएगा कि इस मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा। तो अब आया d, सर d क्या है, तो समझिएगा d क्या है। d का 2 नाम होता है, एक होता है विवेचक, दूसरा होता है विविक्तकर। अब जान गए डी किस चीज का नाम है, जान गए। अब सुनिएगा, डी का मतलब क्या होता है, विवेचक क्या, विविक्तकर। अब डी का एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमेशा आपको ऑलरेडी दिमाग में सेट करके रखना होगा। d बराबर bs² माइनस 4ac, समझ गया, d बराबर bs² माइनस 4ac। तो हम ABC जानेंगे, a बराबर 3 जान गए, b बराबर 5 जान गए, c बराबर 6 जान गए, तब तो हम d निकालेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे, जब d निकाल देंगे तब मूल की प्रकृति बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे कि आपके पास कोई समीकरण है, जैसे कि ये 2x² 5x + 6 बराबर 0। सबसे पहले जानो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में देखिएगा, तो द्विघात समीकरण में ही आप उसका 2 गो मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद द्विघात समीकरण में ही विवेचक होता है, बाकी सब समीकरण विवेचक नहीं होता है। अब देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लेंगे। जब द्विघात समीकरण लेंगे तो इसमें सबसे पहले d निकालने के लिए बोलेगा, तो bs² माइनस 4ac। अरे भाई, हमको ये d निकालना है, तो abc कहाँ से आएगा, देखिएगा, d निकालने से पहले, मतलब विवेचक निकालने से पहले क्या काम करेंगे, abc पढ़ेंगे तब ना d। अब देखिएगा, a बराबर पहले लिखिए, तो a कौन होता है हम बता दिए हैं कि x² के बगल में जो भी अंक रहेगा उसको a बोलेंगे, 2।
फिर जो x के बगल में, इसके बगल में जो कुछ भी रहेगा यहाँ पे उसको बोलेंगे b, b बराबर -5। जो लास्ट में रहेगा उसको बोलेंगे c बराबर 6। आ गया। अब a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 6। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब d निकालेंगे। तो d बराबर b² -4ac। आ गया क्लियर। इसके बाद तो b कितना है, -5। तो -5 तो लिख दिए, x² है तो घेर करके x² दिए। देखिएगा फिर 4 के जगह 4। अब a कहाँ से आएगा, तो हम तो a निकाल दिए, a बराबर 2। तो यहाँ पे गुना छिपा रहता है, मतलब into 2। फिर यहाँ बीच में गुना छिपा रहता है। उसके बाद यहाँ पे c के जगह 6 आएगा। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 दूना 8, 6 48। अब देखिएगा जब कोई आदमी कम में से ज्यादा घटाता है तो उसका आंसर माइनस में आता है। 25 में से 48 घटाना है, घटेगा तो 48 में से 25, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस में आपका 23 आएगा। अब बताइए, तो यहाँ पे इसका जो मान आया d का मान कितना आया, -23। तो हमको यही कंपेयर करना है कि 0 से छोटा है कि बड़ा है। बस बॉर्डर 0 है, ठीक, बॉर्डर क्या है, 0 है। 0 से छोटा भी कोई अंक होगा और कोई अंक बड़ा भी होगा, चाहे कोई 0 के बराबर भी होगा। तो ये 0 से छोटा है, माइनस में जो भी अंक आएगा वो 0 से छोटा होगा। याद रखिएगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो यह जो आपका d निकाले है, d छोटा है 0 से, ठीक है। क्यों छोटा है, कि माइनस में है, तो इसको लिखेंगे d छोटा है 0 से। क्लियर, d छोटा है 0 से। जब d आपका 0 से छोटा है तो क्या इसका रहता है प्रकृति, जब d 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं। तो एक शर्त तो क्लियर हो गया, जब d 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं। अब देखिएगा इसी पे हम कुछ बदल देते हैं, सेम थॉट रहेगा, सेम तरीका रहेगा, अंक बदल देगा तो इसका d अलग आएगा, तो प्रकृति ही बदल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन को मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 2x² -4x + 8 नहीं 4 रखिए। अब देखिएगा 4 पे ज्यादा आ जाएगा तो 2 ही रखिए। मतलब ऐसा सेट कीजिए कि अब जो प्रकृति आया है वो प्रकृति के अलग आवे। तो इसमें देखेंगे कि a बराबर क्या है, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा b बराबर क्या है, -4 है, c बराबर क्या है 2। सबसे पहले ABC पहचानना सीख लीजिए। एक स्क्वायर के बगल में रहेगा उसको a, जो x के बगल में कुछ भी रहेगा b, और लास्ट में रहेगा वो c। यहाँ पे बराबर 0 से विभाजन का मेन रूप है। तो हम d निकालेंगे, d बराबर b² -4ac। तो आपका b कितना है, -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 2, 4 का स्क्वायर 16 -4 दूना 8 दूना 16। इसका तो आंसर आया 0। पहला जो बताए थे उसका आंसर माइनस में आया है, तो माइनस में आएगा तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। एक शब्द में जवाब देना है, मूल वास्तविक नहीं। जब d का मान 0 आ गया तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे, d का मान कितना है 0, इसको क्या लिख सकते हैं, d बराबर 0। तो मूल वास्तविक और समान, इसी का दूसरा नाम होता है बराबर। तो मूल वास्तविक और समान या बराबर। अब इसी में ये समझ में आ गया, a के जगह 2, b के जगह -4, c के जगह 2, d बराबर b² -4ac। तो b के जगह -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या है, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 में 16 तो 0। अब यहाँ पे दूसरा शर्त समझिए। अभी तक 2 शर्त बनाए हैं, 2 तरीका के आंसर दिया है, एगो माइनस में, एगो पूरा 0। माइनस में आएगा 0 से छोटा होगा,
उसके बाद आपका जो प्लस में आएगा 0 से बड़ा होगा, और केवल 0 आएगा तो 0 के बड़ा। अब देखिएगा 2x² माइनस 5x रखिए, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। जब इसका बनाएंगे तो कम करते हैं, यह 2 ही रखते हैं, क्योंकि अब फिर वैसा ही प्राकृतिक नहीं आवे। ये क्वेश्चन अपना से सेट किया जा रहा है, ये कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा तो a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 2। अब फिर यहाँ पे d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो b के जगह -5, ठीक, 4, a के जगह 2, c के जगह 2, माइनस का स्क्वायर तो पहले ही प्लस बन जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसका जो आंसर आएगा 9 आया। क्या आंसर आया? 9। अब 9 आया तो ये तो बताइए कि 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है। पहले बोले हैं यदि आपका माइनस में जो भी आंसर आएगा वो छोटा, प्लस में आएगा वो बड़ा। तो इसका क्या होगा? मूल इसका होगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। अब देखिएगा वास्तविक और समान, तो 3 शर्त तो आ गया। अब बना करके ये प्रैक्टिकल आप लोग किए तो ये शर्त जल्दी याद रहेगा। तो तीनों को एक बार समरी में लिख देते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान। एक शर्त मिल गया। दूसरा, d 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं। आ गया। अब तीसरा शर्त क्या आया? d 0 के बराबर है तो वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। वास्तविक और क्या होगा? समान। या इसको लिखिए बराबर, दोनों शर्त आएगा, ठीक है। वह समान बोलिए चाहे बराबर। हम लोग ये सीख लिए। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि हम लोग सबसे पहले द्विघातीय समीकरण का स्टैंडर्ड रूप किस रूप में रहता है, कैसे उसको पहचानेंगे। उसके बाद दूसरा है कि उसका जो मूल कितना निकलेगा, 2 मूल निकलेगा। वह मूल निकलेगा तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो हम लोग बिना मूल निकाले हुए द्विघात समीकरण का कैरेक्टर बताते हैं। तो अब जैसा कि लग रहा है कि जैसे समझाए हैं वैसे आप सभी को मेरा आशा है कि अच्छा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब वीडियो को देखिएगा अच्छा से लगेगा कि हम वीडियो लायक है, समझने लायक और कारगर है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी लिखिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।